नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी के दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। किसी तरह कंचन हिम्मत समेटकर लड़खड़ाते कदमों से वह कमरे से बाहर आई। उसको देखते ही सासू माँ चीख पड़ी, कह दो इस मनहूस से अपने कमरे में चली जाए। माँ, मुझे भूख लगी है, वह कातर स्वर में बोली। मेरे बेटे को तो खा गई, अब भी तेरा पेट नहीं भरा? अब क्या मुझको भी खाएगी डायन? अविरल अश्रुधारा बह निकली थी उसकी आंखों से। अपनी रही सही सारी हिम्मत को किसी तरह बटोर कोठरी में पहुंचते ही किसी कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ढह गई थी। कुछ समय बाद जेठानी आई। खाने की थाली को दरवाजे से ही सरका दिया था कमरे में और फिर चली गई। किसी तरह एक महीना निकला और उसके मायके जाने का दिन सुनिश्चित हो गया। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा होगा, सब अपना होगा, अपना घर, अपनी गलियां, अपने लोग, सब अपना। खूब खेलेगी अपनी सहेलियों के साथ, खूब बागों में झूला झूलेगी, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। अपनी जिंदगी अपने नियमों के साथ जिएगी, किसी दूसरे के दबाव में नहीं। अपनी माँ को सब कुछ बताएगी कि उसने इस एक महीने में क्या क्या भुगता है, कैसे कोई उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, कैसे उसकी तारीफों के पुल बांधने वाले उससे नफरत करने लगे हैं। जैसे ही वह मायके पहुंची, उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो माँ को देखते ही दौड़ पड़ी थी उनके गले से लिपटने के लिए। रो रो कर सब कुछ कह देना चाहती थी, पर माँ ने अपने सीने से नहीं लगाया। दूर से ही हाथ दिखाकर रोक दिया उसे गले लगने से। क्यों, यह वह समझ नहीं पाई थी। फिर दादी ने ही उसे अपने सीने से लगाया। बस दादी ही इकलौती थी जो उसे सीने से लगाए पीठ और सिर पर हाथ फेरकर समझाने और चुप कराने की कोशिश करती रहती थी। उसके दुखों को उनसे ज्यादा शायद कोई समझ ही नहीं सकता था। आखिर वह भी तो विधवा ही थी। जाने कितनी देर वो बैठी बैठी रोती रही, पर आज माँ भी बाकी सब की तरह कठोर हो गई थी। एक बार भी माँ ने गले नहीं लगाया, बस दूर बैठकर आंसू बहाती रही। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। शायद समाज के बंधनों ने उनकी ममता को भी बांध दिया था। समाज के बनाए नियम भारी पड़ गए थे माँ की ममता पर। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था। सुहागिनें अगर सुबह सुबह उसे देख लेती तो वितृष्णा से मुंह फेर लेती। जिन लोगों के बीच वह खाई खेली पली बड़ी थी, वह सब उससे अनजान जैसा व्यवहार करते। उसकी सहेलियां उसके गले में बाहें डालकर वो गलियां घुमा करती थी। वह उसके पास आने से भी कतराने लगी, जैसे वह विधवा ना होकर कोई छूत की बीमारी हो। पर उसकी किस्मत, कुछ समाज के नियम और लोगों की निष्ठुरता, सब ने मिलकर एक मासूम सी बच्ची को इस कदर तोड़ा कि हंसती खेलती कंचन को जिंदा लाश बना डाला। 10 दिन बाद ही ससुराल से संदेश आ गया कि वो लोग उसे ससुराल में नहीं रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू का क्या करेंगे। अगले दिन ही बाबूजी उसे लेकर ससुराल पहुंच गए। जैसे अगर वो एक दिन भी और ज्यादा यहाँ रह गई तो उनके माथे न पड़ जाए। परिवार के कुछ बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उन्हें सारी बातों से अवगत करवाया गया। एक दो लोगों ने कहा भी कि दूसरी शादी कर दो बेटी की, अभी उसकी उम्र ही क्या है, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी। तब बाबूजी ने मूंछों पर ताव देकर बड़ी ही शान से कह दिया था कि ठाकुरों की बेटियों की डोली एक बार ही उठती है, जिस घर में भी वह जाती है वहां से उनकी अर्थी ही निकलती है। सर्वसम्मति से उसे ससुराल में रखने का फैसला लिया गया। उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ता भी क्यों, उसके लिए तो मायका और ससुराल दोनों ही एक जैसे हो गए थे। जो अंधकार उसकी जिंदगी में फैला था उसमें सारे रिश्ते बिखर गए थे, सभी अपने खो गए थे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, घोर अंधेरा।
अब उसके लिए सभी पराये थे, यहाँ भी और वहाँ भी। इन परायों के साथ ही उसे अब अपनी ज़िंदगी को ढोना था, अकेले ही उठाना था ज़िंदगी का बोझ। अपने आप ही पहुँचने थे अपने आंसुओं को। सभी की राय के बाद उसे ससुराल में रख लिया गया। नियम कायदों की बेड़ियों से जकड़ दी गई थी उसकी ज़िंदगी, और दे दी गई थी उसे यह अंधेरी सी कोठरी। उस दिन से आज तक यह कोठरी ही उसकी दुनिया है। अब तो यह कोठरी उसे अपनी सी लगती है। जितना अपनापन उसे यहाँ महसूस होता है उतना कहीं और नहीं होता। यहाँ का अंधेरा उसे अपना सा लगता है। लगे भी क्यों नहीं, उन दोनों की जिंदगियों में इतनी समानता जो है, एक जैसी ही तो है उनकी जिंदगी। जितना अंधेरा उस कोठरी में है उससे कहीं ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में। दोनों की ज़िंदगी में आने वाले उजालों को दीवारों ने रोक रखा है। फ़र्क बस इतना है कि कोठरी की दीवारें पत्थर की हैं और कंचन की ज़िंदगी की दीवारें समाज की दीवारों के कारण उसकी ज़िंदगी अंधकार में है। उन दोनों को ही उजाले की ज़रूरत है, परंतु इसके लिए इन मजबूत दीवारों को तोड़ना होगा, जो कंचन के लिए नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। सुहागन क्या होता है यह तो वह न समझ सकी, परंतु विधवा होना क्या होता है यह वह बहुत ही अच्छे से जान गई थी। अभी वह अपने अतीत में ही गुम थी कि दरवाजे पर खटखट की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। वर्तमान में लौटते ही उसे समय का भी भान हुआ। झटपट अपनी साड़ी सही कर, बालों को भी सही किया और दरवाज़ा खोला तो सामने ननद खड़ी थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही ननद ने आंखों से पीछे की तरफ इशारा किया। आंगन में खड़ी सासू माँ हाथों में थाली लिए हुए बड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ जा रही थी। कंचन को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। महारानी, सारे दिन चारपाई ही तोड़ती रहोगी तो घर का काम क्या नौकर करेंगे? घर से निकलते ही आज़ादी मिल जाती है। बड़बड़ाते हुए रसोई में थाली रखकर बाहर की तरफ निकल गई और कंचन सिर झुकाकर अपने दैनिक कामों में लग गई। समय का पहिया अनवरत चलता रहता है। वह न कभी किसी के लिए रुका है और न ही कभी रुकेगा। समय के साथ प्रकृति भी अपने अलग अलग रंग बदलती रहती है। ऋतुएं आती जाती रहती हैं। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के अपने उपहारों को मनुष्यों में बांटती रहती है। फूल अपनी सुगंध, चांद अपनी शीतलता, सूरज अपनी तपीस सभी में बराबर रूप से बांटते हैं। कंचन को विधवा हुए 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में सब कुछ बदल गया। इस बदलाव का बहाव से कंचन भी अछूती नहीं रही थी। उसमें भी बहुत से परिवर्तन आ गए थे। 14 साल की मासूम कंचन का अब 18 साल का नवयौवन है। रूखी सूखी रोटी खाकर भी कंचन में गजब का निखार आया है। 5 फीट 5 इंच की हाइट, घने काले लंबे बाल, गहरी काली आंखें जिनमें हमेशा उदासी डेरा डाले रहती है, दूधिया रंगत, भरा हुआ शरीर और उस पर पतली सी कमर। कुल मिलाकर किसी कवि की कल्पना सी खूबसूरती की मालिक है कंचन। पहली नज़र में उसे देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी जादूगर ने संगमरमर की मूर्ति में जान डाल दी हो। उसके करिश्माई रंग रूप ने घर वालों की चिंता के साथ सासू माँ के तानों में भी इजाफा कर दिया है। उनके दिल में कंचन की फिक्र बढ़ गई थी, या फिर उसके मोहक रूप से उन्हें अपने घर की इज्जत खतरे में दिखाई देने लगी, ये भी कहना मुश्किल है। पर कारण जो भी हो, इसका खामियाजा कंचन को ही उठाना पड़ता है। गाहे बगाहे उसके ताने और गालियाँ मिलती ही रहती हैं। हाँ, जेठानी जी का रवैया थोड़ा नरम पड़ गया है पहले की अपेक्षा। उनके व्यवहार में बहुत परिवर्तन भी आ गया है। वह उनके दुख को समझने लगी थी। दूसरा, कंचन जेठानी जी के बच्चों पर अपनी जान छिड़कती थी। इसके कारण भी जेठानी सुधा का उससे अपनापन बढ़ने लगा था। अब शायद कंचन में उन्हें अपनी छोटी बहन दिखती थी। यह बात अलग है कि सासू माँ के सामने उनकी भी एक न चलती। उनके दोनों बेटे भी कंचन को बहुत प्यार करते। चाची चाची की रट लगाए आगे पीछे घूमते रहते। खाना चाहिए हो या फिर कुछ और, चाची के पास ही दौड़े चले आते थे। कोई भी चीज़ बाहर से आती, कंचन के लाख मना करने पर भी
अपनी दादी की नज़रों से बचाकर भागकर कंचन को दे जाते। वह बाहर होती तो कमरे में रख जाते। कंचन के लिए इतना ही काफ़ी है। उन बच्चों का प्यार किस्मत के दिए जख्मों पर मरहम का काम करता। उन बच्चों में ही कंचन अपना बचपन ढूंढने का प्रयास करती रहती थी और उनके पास होने पर जैसे वह अपने सारे दुखों को भूल जाया करती। उसने अपनी सोच को इतना सकारात्मक बना लिया है कि किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं होता, या यूं कहो कि इन सब की उसको आदत सी पड़ गई है। उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। वह फिर भी पूरी लगन से घर के कामों में जुटी रहती। उसे पता है कि जब जिंदगी को ऐसे ही जीना है तो उसके मुताबिक ढल जाने में ही भलाई है। कंचन को अब तक यकीन हो चुका था कि ये सफ़ेद साड़ी ही उसकी ज़िंदगी है, परंतु शायद नियति को उसका ये वैधव्य मंजूर नहीं था। वह समय के साथ मिलकर उसके जीवन में रंग भरने के ताने बाने बुन रही है। अब गर्मी का निष्ठुर मौसम बदलकर बरसात के सुहाने मौसम में परिवर्तित होने लगा है। चारों ओर सूखे और बियावान पड़े खेत अब हरे भरे हो चले हैं। पगडंडियों पर जमी घास ऐसे लगती है जैसे प्रकृति ने हरी मुलायम मखमली कालीन बिछा दी हो। बादलों की दूर होती गड़गड़ाहट के साथ ही मोर अपनी पंखों को फैला गर्दन को बादलों की तरफ उठाकर ऐसे नाचने लगते हैं जैसे कि वह पंख रूपी हाथी को फैलाकर बादलों का हृदय से स्वागत कर रहे हों। कभी कभी समय मिलने पर भी कंचन भी छत पर चढ़ जाती और उन हरे भरे अप्रतिम दृश्यों को अपलक निहारती रहती। यह हरियाली कुछ वक्त के लिए उसकी सूनी आंखों की उदासी को दूर कर देती। एक तरफ जहाँ बारिश का मौसम अपने सबाब पर था, वहीं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के हौसले भी काफ़ी बुलंद हो चुके थे। अपराधी प्रशासन को चुनौती देते हुए आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में मशगूल थे। आए दिन किसी न किसी गांव में लूटपाट, मारपीट, हत्या के साथ साथ बलात्कार की खबरें भी आती रहती थी। जहां ग्रामीण इन सभी अपराधों से त्रस्त हैं, वहीं प्रशासन लाख कोशिश करने के बाद भी अपराधों पर लगाम लगाने में पूर्णतः असफल रहा है। कंचन के गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है। कस्बे के बीचों बीच एक पुलिस थाने के अलावा उसके अंतिम छोर पर एक पुलिस चौकी भी है। जब प्रशासन अपराधियों पर किसी भी तरह से लगाम लगाने में असफल रहा तो उन्होंने पुलिस चौकी को किसी गांव में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। अब समस्या यह थी कि चौकी बनाई किस गांव में जाए। काफी सोच विचार करने के बाद पुलिस चौकी को कंचन के गांव में उनके घर के सामने खाली पड़े पंचायत घर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया और चौकी इंचार्ज के रूप में नियुक्त किया गया विनय सिंह को। साथ ही उसे आसपास के गांव में हो रहे अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी भी दी गई। 22 साल का विनय सिंह देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था। 6 फुट की हाइट, कसरती बॉडी और क्लीन सेव, चेहरे पर खाकी वर्दी खूब फबती। वर्दी पर चमकते सितारे उसके व्यक्तित्व को और भी निखार देते। एक तो नई भर्ती, उस पर गर्म खून, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता। इसके अलावा ईमानदारी, देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। और उनकी इन्हीं सभी खूबियों को देखते हुए अपराधियों को पकड़ने और अपराध को कम करने का मुश्किल काम उसे दिया गया। इससे पहले कि पुलिस चौकी गांव में आती, उससे पहले ही उन हैवानों की कुदृष्टि कंचन के गांव पर पड़ गई। एक तरीके से उसका घर गांव में सबसे पहले ही पड़ता था, क्योंकि गांव की शुरुआत सबसे पहले शिव मंदिर से होती। उसके कुछ दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पड़ता। उसके बाद कंचन के चाचा ससुर का घर था, परंतु वह खाली पड़ा हुआ था। सामने ही पंचायत भवन था। उसके बाद ही बसावट शुरू होती थी और वही कंचन के ससुर की हवेली थी, जो बहुत बड़ी तो नहीं थी पर बाकी घरों की तुलना में काफ़ी बड़ी थी। पहले के समय में हवेली में काम करने वाले नौकर के लिए मुख्य हवेली से बाहर की ओर एक कोठरी बनी थी, जिसमें अब नौकर तो नहीं रहते थे
पर वह कोठरी अब कंचन की अंधेरी कोठरी हो गई थी। आसपास खाली होने की वजह से कंचन का घर कुछ एकांत में हो जाता। वैसे भी लुटेरे घनी और बीच बस्ती के बजाय गांवों के बाहरी हिस्सों में बने मकानों पर ही ज्यादा हमले किया करते और लूटपाट को अंजाम देते हैं, जिससे खतरा होने पर वो आसानी से भाग सके। कंचन के जेठ जी नौकरी करते हैं, इसलिए वो घर पर तीज त्योहार में ही आते हैं। उनका अधिकतर समय बाहर ही गुजरता है। लुटेरे कई बार लूटपाट के अलावा जवान लड़कियों और महिलाओं को भी अपना शिकार बनाते। इसलिए कंचन की सासू माँ ने अपनी बेटी को सुरक्षा की दृष्टि से अपने भाई के घर पर यानी अपने पीहर भेज दिया है। अब घर में कंचन, उसकी जेठानी, उसके दो बेटे और सास ससुर ही थे। उस दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ होने वाले किसी फंक्शन में ससुर जी को जाना पड़ा। घर में सब बस केवल औरतें ही बची थी। शाम से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को कुछ ठंडा और खुशनुमा बना दिया था। शाम को खाना बनाकर उसने जेठानी जी को आवाज दी, दीदी, माँ को खाना परोस दीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आई छोटी, जरा बच्चों को भी बुला दूं, टाइम से खाना खा लें। आज मौसम में भी थोड़ा ठीक नहीं है। उनको मैं खिला दूंगी, आप माँ को खाना दे दो। ठीक है, तुम ही खिला देना अपने लाडलों को। उसके बाद जेठानी जी ने खाने की थाली लगाई और बाहर बरामदे में बैठी सासू माँ को देने चली गई। खाना बनाकर कंचन एक थाली और लगाकर बच्चों को खिलाने बैठ गई। सभी के खाने के बाद कंचन ने भी खाना खाकर बर्तन साफ किए। जब तक जेठानी ने सभी के बिस्तर लगा लिए, सभी कामों को खत्म कर कंचन कुछ देर के लिए छत पर चली गई। हल्की पड़ती बारिश की फुहारें अब थम चुकी थी। बादलों ने चांद पर अभी भी कब्जा कर रखा था। घने बादलों के बीच चांद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए बादलों को परे धकेलकर अपनी दूधिया रोशनी से धरती को नहला उठता। अगले ही पल बादल चांद को अपने पहलू में छिपाने को विवश कर अंधकार का साम्राज्य स्थापित कर देते। अंत में चांद की पुरजोर कोशिश से बादलों को हार मानकर हटना पड़ा। अब चांद की चांदनी से सारा वातावरण चमक रहा था। चारों तरफ धुला धुला सा लग रहा था, जैसा कि भगवान की बनाई इस मूर्ति को बारिश ने धोकर धूल मिट्टी को साफ कर दिया हो। कंचन काफी देर तक छत के मुंडेर पर बैठी चांद और बादलों की इस मूक लड़ाई को देखती रही। परवान चढ़ती रात और मौसम की ठंडक ने जब कंचन को थपकियां दी तो नींद कंचन को अपने आगोश में भरने को मचलने लगी। नींद को अपनी तरफ दबे कदमों से आते देख कंचन उठकर नीचे आ गई और कोठरी के सामने पड़े टीन शेड में ही बिस्तर बिछाकर लेट गई। सारे दिन की थकान से पस्त कंचन बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समाती चली गई। आंगन के दूसरी तरफ अंदर की ओर बरामदे में लेटे घर के सभी बाकी सदस्य भी सो चुके थे। एक पहर बीत जाने के बाद कंचन की नींद मकान के पिछले गेट पर हो रही खटपट की आवाज से टूटी। शायद घर का कोई सदस्य पेट हल्का करने के लिए पीछे गया है। यह सोचकर उसने दोबारा आंखें बंद की ही थी कि किसी अनहोनी की आशंका से झट से आंखें खोल वह पीछे के दरवाजे की तरफ लपकी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पीछे के रास्ते से 7-8 लोग घर के अंदर आ चुके थे, जिसमें 5-6 बरामदे की तरफ दबे पांव बढ़ रहे थे। बाकी के 2-3 गेट पर खड़े थे। उनको देखते ही कंचन चीखती हुई गिरती पड़ती कमरे की तरफ भागी। उसकी चीख सुनते ही अंदर की तरफ जा रहे बदमाशों ने अंदर की तरफ के दरवाजे पर बाहर से कुंडे मार दी ताकि घर वाले बाहर नहीं निकल पाए। उसकी चीखने से घर वालों की नींद तो टूट गई ही, साथ ही पीछे खड़े बदमाशों का ध्यान भी उसकी तरफ गया। जब तक कंचन कमरे में पहुंच दरवाजा अंदर से बंद करती, किसी के जोरदार धक्के ने किवाड़ों को खोलते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। दरवाजे को बंद करने की असफल कोशिश करते हुए कंचन पीछे की तरफ गिरती चली गई। उसने अपने बचाव के लिए अंधेरे में ही हाथ से कुछ पकड़ना चाहा, पर असफल रही। बल्कि कोठरी की किवाड़ में लगी कील उसके हाथ से लग गई और उसमें से गरम गरम खून टपकने लगा।
खुद को संभाल अभी वह खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि हाथ में टॉर्च लिए उस हैवान ने कमरे में कदम रख दिया। टॉर्च की रोशनी में कंचन की कंचन सी काया और रूप को देखते ही उसकी लाल लाल शैतानी आंखें जुगनू की तरह टिमटिमाने लगी। वह घुटनों में खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करती कंचन के पास जाकर उकड़ू पंजों के बल बैठ गया। एक हाथ से टॉर्च को पकड़ दूसरे हाथ को कंचन की तरफ बढ़ाया ही था कि खुद को बचाने की कोशिश में कंचन ने एक जोरदार धक्का उसे मार दिया। अकस्मात हुए इस हमले से वह खुद को संभाल नहीं सका और एक तरफ को झुकता चला गया। टॉर्च उसके हाथ से छूट फर्श पर गिर पड़ी। इस बीच पूरी ताकत बटोरकर कंचन दरवाजे की तरफ भागी। इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंचती, उसने फुर्ती से बाहर की तरफ भाग रही कंचन के पैरों में अपने पैर को फंसा दिया। भागती कंचन खुद को संभाल न सकी और जोरदार चीख के साथ दरवाजे पर ही गिर गई। उसका सिर पत्थर से बनी चौखट से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अपने होश खो बैठी। इससे पहले कि वह दोबारा उठकर कंचन के पास पहुंचता, उसके साथी ने आवाज दी, भाई यहाँ से जल्दी निकलो, इस लड़की की चीख से गांव वाले जाग गए हैं। अगर वे यहाँ आ गए तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतना सुनते ही वह लुटेरा बाहर की तरफ भागा। भागते हुए उसने एक नज़र कंचन की तरफ देखा। अचानक उसको न जाने क्या सूझा, वह वापस मुड़ा और कंचन को बाहों में उठाने लगा। उसको कमरे की तरफ मुड़ता देख उसका साथी भी दौड़ते हुए उसके पीछे आया। भाई, इसको कहाँ ले जा रहे हो? ठंड रख यार, आज तक माल पानी तो बहुत लूटा है, आज हुस्न लूटते हैं। कंचन को बाहों में उठाए हुए ही वह पीछे के दरवाजे से खेतों की तरफ खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। इधर कंचन की चीख से घर वाले जाग तो गए थे, पर गेट बंद होने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। परंतु घर वालों के साथ साथ पड़ोस की छत पर सो रहे लोगों की भी आंखें खुल गई थी। वस्तु स्थिति को भांपते ही उनके पड़ोसियों में रहने वाले शिकारियों के लड़कों ने फायर करना शुरू कर दिया, जिससे बदमाश तो भागे ही, साथ ही बाकी के गांव वालों की नींद भी टूट गई थी। सब आनन फानन में अपने अपने अलसाहों के साथ कंचन के घर की तरफ दौड़ पड़े। गलियों की तड़तड़ाहट और गांव में उठते शोर से विनय सिंह को किसी घटना का अंदेशा हो गया। उसने तुरंत अपनी पुलिस जिप्सी का रुख उस गांव की तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ ग्रामीणों की तरफ जवाबी फायरिंग करते हुए अपने साथ कंचन को उठाए बदमाश वाहन के करीब आते जा रहे थे। गांव में पहुंच जब विनय सिंह को पता चला कि बदमाश किसी महिला को उठा ले गए, तुरंत मोर्चा संभाल उसने चारों तरफ से बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी। एक तरफ से ग्रामीणों की और दूसरी तरफ से पुलिस के बढ़ते दबाव से आखिरकार बदमाशों के पैर उखड़ने लगे। भाई, लड़की को छोड़ो, जान बचाओ, पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके साथ ही कंचन को खेतों में छोड़ बदमाश जान बचाकर भाग निकले। बदमाशों के भागते ही पुलिस और ग्रामीण जिस तरफ से बदमाश भागे थे, उस तरफ खेतों में जाकर तलाश करने लगे। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।